तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की तरफ से बिहार पुलिस के लिए 2 जून को नया टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। यह टेस्ट सीरीज जो कि 149 रुपये में बेचा जा रहा है, इसमें टोटल 15 सेट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस YouTube चैनल पर आपको पूरा 15 सेट बेहतरीन तरीके से, द बेस्ट तरीके से इसका डिस्कशन करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। और आज हम लोग सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये सेट देखिए सर की तरफ से 2 जून को ये करवाया गया था सेट टेस्ट। ठीक है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल होता है। तो संसद के अंग में कौन सा निकाय शामिल होता है? तो संसद के अंग में होता है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये 3 होता है। लोकसभा हो गया और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो संसद के अंग क्या होता है? 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन पूछे तो वो 2 होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन होता है। ठीक है, जिसमें लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संसद किस अनुच्छेद में है। तो संसद की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और राज्यसभा की बात करें अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा किस अनुच्छेद में? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में। ठीक है, इसको याद करना भी आसान है। इसको एक शब्द याद रखना आपको, सरल। सरल से क्या हो जाएगा? 100 से हो जाएगा संसद, और अनुच्छेद भी लगातार है 79, 80, 81। तो संसद हो गया अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा हो गया 80 में, और लोकसभा हो गया अनुच्छेद 81 में। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। और बात करते क्या, लोकसभा का गठन कब हुआ? अगर ये पूछे क्वेश्चन तो लोकसभा का याद रखना है। 4 अति महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न हमेशा एक साथ रिवीजन करना है। जब भी आपके पास लोकसभा या राज्यसभा के क्वेश्चन है तो एक साथ यहाँ पर रिवीजन करना है। क्या क्या मालूम? लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो वो भी 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी 1952 में हुआ था। ठीक है, तो 1952 में। ये चारों अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद रखना है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी 1952 में हुआ था। ठीक, 1952 से और एक रिलेट कर लेना है। पूछे प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वो भी 1951-52 में हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि केंद्र में है ना, संसद में आया जो अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? तो राज्य में होता है विधानमंडल। ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद रहे दोनों, विधानमंडल होता है। और तो विधानमंडल में अगर पूछे तो उसमें क्या होता है? उसके भी 3 अंग होते हैं। तो उसमें 3 अंग होता है क्या? विधान सभा होता है, फिर विधान परिषद होता है, और यहाँ पर क्या होता है? राज्यपाल होता है। ठीक, तीसरा कौन होता है? राज्यपाल होता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 अंग होता है विधानमंडल का। और राज्य में यानी कि विधानमंडल का सदन कितने होता है? तो सदन 2 ही होता है। उसी प्रकार जैसे कि वहाँ पर केंद्र में सदन 2 था, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 अंग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक, अब बात करते हैं क्या, लोकसभा के पहला अध्यक्ष। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर थे। कौन था? जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो कौन थे? मीरा कुमार थे ना, जो कि बिहार से, ये मीरा कुमार ये लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष है। और बात कर लेते हैं क्या, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन था? तो राज्यसभा का पहला सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हो जाएगा? पदेन सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर पूछे लोकसभा का अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला है, और वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं और भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा आता है, तो आपसे पूछा जाएगा लोकसभा में, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा में के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 30 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर राज्य में आइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ये क्राइटेरिया है ये हो जाएगा विधानसभा का।
ठीक है, यानी कि विधानसभा में जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष। अब विधान परिषद का हो जाएगा ये, जो कि वहाँ केंद्र में राज्यसभा का है, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। हालांकि जो कार्यकाल होता है प्रत्येक जो राज्य, जैसे कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक उधर विधान परिषद में भी वही होगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन पूछा है, तो पहला इसमें क्या बोल रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तो अभी आपको बताए थे कि राज्य विधानमंडल के अंग में तीन आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, अंग नहीं है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। असत्य कथन बोला चुनने के लिए, तो यहीं पर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ें सही है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है, आपको मालूम है 3 अंग होता है संसद का, तो कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ये भी सही है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा क्या होता है, लोकसभा एक अस्थाई सदन है, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या, राज्यसभा में ये आपको ध्यान रखना है कि जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। और राज्य विधान परिषद के पदेन सभापति जो होता है कौन होता है, तो वही राज्य विधानसभा का जो होता है तो राज्यपाल हो जाता है ना। राज्य विधानसभा के पदेन सभापति राज्यपाल हो जाएंगे। और राज्यपाल किस अनुच्छेद में, या यहाँ पर पूछा ना राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल है यहाँ, तो राज्यपाल से पूछे अगर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 153 में होता है, ठीक। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में कहा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और हर एग्जाम में पूछा गया, कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना है, काफ़ी इजी भी है और बहुत बार पूछा जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कभी आपको इथाइल आइसोसाइनाइड दे दे तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको याद रखना है MIC है ना, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, तो ये घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। और किस कंपनी में हुआ था, कंपनी का नाम पूछे तो वो हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी था, है ना, यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये भोपाल में ये घटना हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भोपाल गैस त्रासदी रखा गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं मीथेन का। मीथेन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है ना। मीथेन को ही मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है, मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन से याद रखना क्या, जैसे कि पूछे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या, मीथेन है, ठीक है। और मीथेन से प्रश्न ये आता है कि जैसे कि दलदली क्षेत्रों में, धान के खेतों में कौन सी गैस की अधिकता होती है, तो मीथेन गैस की अधिकता होती है। कोयले की जो खाद्यान्न में विस्फोट होने, किस गैस के कारण विस्फोट होता है, तो मीथेन के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं ब्यूटेन, ये क्या है, तो इसमें जो LPG गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है, तो वो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। इसको याद भी रखना आसान है, जिसको याद रखिएगा, जैसे LPG सिलेंडर को उठाते हैं ना तो BP बढ़ जाता है, तो जो घरों में सिलेंडर होता है उसको उठाने से BP बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन उसका मुख्य घटक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज और नगर पालिका, इसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हालांकि आरक्षण का है महिलाओं का प्रावधान लोकसभा में किया गया है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ, जो कि 106वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है। इसमें महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसमें 33% सीटें आरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ 3 और 4 यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था,
तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, याद रखना है 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और वही नगर पालिका की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। नगर पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया है संविधान में, तो 11वीं अनुसूची में ये रखा गया है, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय पूछा जाए तो 29 विषय है, ठीक। 12वीं अनुसूची में कितने विषय है तो 18 विषय है। पंचायती राज व्यवस्था जो है किस भाग में है तो भाग 9 में है ना, भाग 9 में है पंचायती राज, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है, ठीक है। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको याद रखना है। अब पंचायती राज व्यवस्था जो है ये संवैधानिक तौर पर ये संवैधानिक रूप से ये लागू कब हुआ था मालूम? ये देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992, ठीक है। और ये लागू हुआ था कब, ये सारे चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ये लागू कब हुआ था। तो देखिए ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक रूप से ये पूरे देश में ये लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। और इसी डेट से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल में पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, ठीक है। संवैधानिक तौर पर ये 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो नया सबसे लाटेस्ट जो संविधान संशोधन है 106वां संविधान संशोधन में ही, जो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम है ना, उसके तहत लोकसभा विधानसभा में 1/3 सीट आरक्षित का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम क्या है? तो भारत में धार्मिक जनसंख्या के अनुसार आपसे पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा है, तो हिंदू है, ठीक है। उसके बाद हिंदू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आएगा मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद है, इससे नीचे है बौद्ध, और इससे कम जनसंख्या किसकी है, ईसाई की है, ठीक है। ये लिस्ट याद रखिएगा, ईसाई, उसके बाद है सिख, और उससे कम है, सबसे कम हो जाएगा जैन, ठीक है, जैन धर्म। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा हिंदू होगा, तो हिंदू ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ठीक है। मुस्लिम है, ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर, बौद्ध है, तो बौद्ध ऑप्शन में तो है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा में से नहीं है ना। तो इसके बाद क्या है, ईसाई, तो ईसाई होगा तो ये वाला कट हो जाएगा, ईसाई दिया हुआ है सबसे ज़्यादा। ईसाई के बाद कौन सा है, सिख है ना, तो ईसाई के बाद सिख है, यहाँ पर भी है। उसके बाद सिख के बाद कौन सा होगा, सिख के बाद है ना, सिख के बाद हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध, है ना, बौद्ध हो जाएगा, और बौद्ध से कम है जैन, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद हिंदू मुस्लिम, उसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ पर ईसाई, सिख, उसके बाद आएगा बौद्ध, ठीक है। उसके बाद आएगा जैन धर्म, ठीक। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यही बिहार में अगर पूछे तो बिहार में पूछेगा तो इसमें क्या होगा, हिंदू होगा सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा मुस्लिम, ठीक है। फिर होगा बौद्ध, बिहार में बात करें बौद्ध, उसके बाद होगा ईसाई, बिहार में है, ये वाला लिस्ट याद रखना है, ईसाई, उससे कम है, फिर सिख, और सबसे कम है जैन धर्म का, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है ना, सभी 100 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बेहतर ढंग से करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहें, एक एक प्रश्न रखा आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये है अनुच्छेद 20 में, है ना। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो अनुच्छेद 20 है ये आ रहा है कहाँ से, तो ये सब आ रहा है आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ये लिया गया कहाँ, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है।
अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। तो अब बात करेंगे यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सभी अनुच्छेद के बारे में। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अनुच्छेद 19 के 4, तो इसमें क्या है, देश में कहीं भी आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या तो स्थापना। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति और लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन में समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है, और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, और वाक्य की स्वतंत्रता या तो जो बोलने की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 में है। दो संधि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण है 23 अनुच्छेद 23 में क्या है, तो 23 में है मानव व्यापार और बालात श्रम पर रोक, है ना, अनुच्छेद 23 में है। फिर अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष तक के कम बच्चों को कारखानों में प्रवेश निषेध है ना, कारखानों में काम नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 एक बहुत बार पूछा जाता है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 72 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता, पंथ या तो पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है, तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सही है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब यही होता है कि धर्म है ना से कोई लेना देना नहीं रहेगा राज्य को। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया राज्य का धर्म से नज़दीकी संबंध है, ये गलत है। राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, ये गलत है। राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, है ना, अखंडता और समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, है ना, या तो पंथ निरपेक्षता, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही मौलिक कर्तव्य जो है ना, मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला क्या है कि 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, तो ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया है, तो ये गलत है। क्यों मालूम, मेघालय राज्य जो बना था ना वो असम से अलग होकर बना था। यहाँ पर क्या बोला कि मणिपुर से अलग करके, लेकिन ये गलत है, मणिपुर से नहीं बल्कि असम से अलग होकर ये मेघालय राज्य 1972 में बना था। ठीक है, 1972 में 3 राज्य का गठन हुआ था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो यहीं पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, ये सही है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था, ये भी सही है ना, 1987 में। एक बार देखिए फिर से समझिए, लिस्ट वाइज समझिए। देखिए 1960 में बात करें, देखिए 1960 में ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना था ना, 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बना था, 1960 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1960 के बाद 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में। 1966 में बात करें तो ये हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद फिर 1972 में 3 राज्य का गठन हुआ था, 1972 में 3 राज्य का गठन हुआ था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में इसका गठन हुआ था। और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे वाला राज्य के गठन में वो है सिक्किम। ठीक है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप देखिएगा उठाकर, सबसे ज़्यादा पूछा गया सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, रट के रखना है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, फिर आप मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, है ना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्य का गठन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है गोवा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1987 में हुआ था। ठीक है, फिर नया राज्य, 3 नया राज्य बना था 2000 ईस्वी में। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है,
तो इसको याद रखना है। 2000 में बना था 3 राज्य, छप्पर, उरा, झार के, यानी कि छत्तीसगढ़, उरा से हो जाएगा उत्तराखंड, झार के यानी झारखंड। ये 3 राज्य का गठन हुआ था। ये 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, और उत्तराखंड का हुआ था कौन 9 नवंबर को, है ना, और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था, उत्तराखंड ये यूपी से अलग होकर नया राज्य बना था, झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। और सबसे लाटेस्ट जो राज्य था वो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। कब? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और सबसे लाटेस्ट में क्या पूछा जाएगा आपसे कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, डेट सहित याद रखना है। अक्टूबर की जगह आपको दिसंबर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। शाह जांच आयोग गठित कब किया गया था? तो ये किस लिए किया गया था? आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु शाह जांच आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। आपातकाल की बात आई, यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग 18 में है ना। आपात उपबंध भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है, ठीक है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 352 से 60 में 3 अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 352 में क्या? राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में, है ना, वित्तीय आपात, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, मतलब राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन जो है ये सबसे पहली बार कहाँ लगा था? तो पंजाब में लगा था, ठीक है। ये याद रखना, सबसे पहली बार ये पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। बिहार में अब तक कितनी बार लगा है? तो बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है, और पहली बार बिहार में लगा था 1968 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान था बिहार का मुख्यमंत्री, ठीक है, 1968 में। और वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा है? तो 1 बार भी अब तक नहीं लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? संघात्मक व्यवस्था ये किसके द्वारा होती है? तो संघात्मक व्यवस्था ये 7वीं अनुसूची द्वारा ये होती है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची में तो दिया है संघ और राज्य के बीच जो बंटवारा होता है, संघ सूची दो दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये संघात्मक व्यवस्था जो सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा? तो 7वीं अनुसूची द्वारा ये होता है, क्या परिलक्षित होता है, ठीक है। और बात करते क्या, 3 अनुसूची होता है ना, जैसे कि इसमें 3 अनुसूची आपको लिख लेना। ये संघ सूची होता है, और राज्य सूची होता है, और समवर्ती सूची होता है, ठीक है। तो संघ सूची में वर्तमान में भी कितने विषय हैं? 100 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में कितना? 61 विषय है, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था पूछेगा किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? कौन सा पूछा? सही नहीं है। तो पहला क्या है ऑप्शन कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये सही है, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। और किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, ये सही है। और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये गलत है। अधिवक्ता के रूप में बोलेगा तो 10 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ये भी सही है, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है क्या? उच्चतम न्यायालय के, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है। तब पूछे सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो देखिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में, है ना, 214 में, और यही 214 को एक इधर ले आइए तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा 124 में, है ना, 124 में सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए रीट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों जारी करता है। रीट 5 प्रकार का होता है, और पूछा जाता है कौन जारी करता है? दोनों जारी करता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश करंट अफेयर में याद रखना कौन है? BR गवई, है ना, गवई,
ठीक है। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना थे 51 में। 52 में हो गया गवई जी। मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो मद्यपान, ये जो शराबबंदी बिहार में लागू है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है। ठीक है, देखिए ये है किस में? देखिए मद्यपान नशाखोरी ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में। और डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए अनुच्छेद 36 से 51 तक है डीपीएसपी, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51 तक है। और ये भाग 4 में है ना, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये किस देश से लिया गया है डीपीएसपी? तो ये लिया गया आयरलैंड के, है ना, आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड जो है किस संविधान से लिया था? तो स्पेन से लिया था आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड से अपना भारत लिया है, ठीक। तो ये याद रखना है। अच्छा, ये जो डीपीएसपी है यहीं पर जो ये है भाग 4 में, यहीं पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों को एक साथ याद रखना है। मूल कर्तव्य किस भाग में? तो भाग 4 के को में है, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के को में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। मूल अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद ये है 12 से 35 तक है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहाँ से एग्जाम में आता है प्रश्न, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 36 में, ना। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में क्या है? डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक से जो तत्व है, ये राज्य ये किसी भी कानून या तो न्यायालय के द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता। ये राज्य पर निर्भर करता है ना, वो लागू करे या तो ना करे, ठीक है। अनुच्छेद 38 में है आपको राज्य लोक कल्याण है, राज्य को लोक कल्याण के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 में है आपको समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 39 के ए, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था है। अनुच्छेद 40 सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है ना, काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। और अनुच्छेद 42 में प्रसूति हित लाभ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसूति हित लाभ यानी कि महिलाओं को ये सुविधा दिया जाता है, जैसे कि जैसे कहीं पर ड्यूटी पर है तो उनको जो प्रेगनेंटी के समय उनको छुट्टी दिया जाता है ना। और प्रसूति हित लाभ यही होता है, अनुच्छेद 42 में है, ठीक। अनुच्छेद 43 की बात करें तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, इसको याद ऐसे रख लेना है, समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला 4-4 है ना, 4-4 ऐसे भी रेट कर लेना है। और भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो भी NH-44 ही है ना। तो 44 समान नागरिक संहिता, ऐसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें 6 वर्ष से कम आयु को शिक्षा और देखभाल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें आपको दिया हुआ है SC/ST को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में है शराबबंदी या तो मद्य पान और नशाखोरी पर प्रतिषेध है, ठीक है। अब से अगर पूछा जाए कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। 47 शराब 47 है ना, शराबबंदी 47, ऐसे रिलेट कर लें, थोड़ा याद रहेगा। शराब 47 है ना। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन का गठन है। अनुच्छेद 49 बहुत महत्वपूर्ण है, NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 49, 50, 51 सब क्वेश्चन लगातार पूछा गया था, इसलिए याद रखना है। अनुच्छेद 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय जो स्मारक होता है, राष्ट्रीय महत्व का वस्तु होता है, उसका संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंध नहीं है? तो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं कौन? तो ये जो ऑप्शन है ना, क्या राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, ये किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है ना। जो कि एक क्वेश्चन आता है ना कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। बाकी ये महाधिवक्ता की नियुक्ति का शक्ति ये राज्यपाल के पास होता है ना। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। राज्य विधानसभा की आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना ये राज्यपाल के पास होता है, ये सही है। जैसे कि लोकसभा का बुलाना, स्थगित करना, भंग करना राष्ट्रपति के पास होता है। दंड के लिए क्षमा, विराम, परिहार ये भी राज्यपाल के पास भी होता है।
अनुच्छेद कितना 161 के तहत, और राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है, यानी कि ये तीनों सही था, ए वाला गलत था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए पहले क्या जानना पड़ेगा कि गंगा नदी के दक्षिण में जो इसकी सहायक नदी सोन, ये सोन मिलती कहाँ है, किस क्षेत्र में, कहाँ पर मिलती है, तो वो क्षेत्र देखेंगे किस, वो क्षेत्र जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बात करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए सोन नदी आपको मालूम है कहाँ पर मिलती है गंगा नदी से, तो ये सोन नदी गंगा नदी से पटना ज़िले में मनेर के पास मिलती है। ठीक है, तो पटना ज़िले में, जैसे पटना ज़िले के पास मनेर के पास मिलती है, तो पटना बात होगी कि पटना, अब तो पटना प्राचीन, जो प्राचीन में क्या जाना, किस नाम से जाना जाता था, तो प्राचीन मगध में पटना और गया जिला शामिल था। ठीक है, तो मगध में, तो ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था पटना और गया जिला। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया मगध। ठीक है, मगध की राजधानी पूछा जाता है तो क्या हो गया, मगध महाजनपद की राजधानी तो राजगिरी थी। ठीक है, गिरिब्रज या तो राजगिर बोला जाता है। और बात करते क्या, अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। बज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली। और कांसी की राजधानी है वाराणसी। ठीक है, ये बात कर लेते हैं गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी, बिहार के एग्जामों में सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है, गंगा की सहायक नदी है जमुना, फिर है रामगंगा, फिर है सरयू नदी और गंडक, है ना, ये सब नोट कर लेना। गंडक, कोसी हो गया, सोन और घाघरा हो गया। ठीक है, सोन नदी भी है और घाघरा नदी, ये सब गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। इसको याद रख लेना, 25-25 है ना, तो याद रहेगा 25-25 गंगा की लंबाई है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए। तो हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ था, तो देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ था, और एक नहीं बल्कि 3 प्राप्त हुआ था। कौन कौन सा था, मोहनजोदड़ो, है ना, सिंध प्रांत में था मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा जाएगा ना, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन 2 को देगा आपको, पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो किस प्रांत में ये पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना है। हार्ड क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाए तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में ही, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से 3 स्थल मिला था, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोटदीजी। गुजरात की बात करें, यहाँ से भी 2 है, जो कि लोथल है, जो कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कहा जाता है लोथल, और धौलावीरा जो कि 40वां विश्व धरोहर स्थल भी भारत का है। तो धौलावीरा और लोथल ये दोनों गुजरात में मिला है। राजस्थान भी आपको मालूम है कालीबंगा है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ से राखीगढ़ ही प्राचीन जो हड़प्पाकालीन स्थल है। और पंजाब की बात करें तो यहाँ से रोपड़ मिला था। ठीक है, यानी कि ये 5 जगह से हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था, और ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न आया क्या, सबसे विशाल अन्नागार, तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। तो किसने अपनी आत्मकथा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुगल बादशाह में 2 व्यक्ति है जो कि आत्मकथा अपना लिखा था। ठीक है, एक है जहांगीर नामा, जो कि जहांगीर ने लिखा था। आत्मकथा का मतलब मालूम है आपको, है ना, जो ऑटोबायोग्राफी होता है, जो स्वयं से लिखा जाता है अपना ही जीवन के बारे में, तो वो आत्मकथा कहलाता है। तो जहांगीर लिखा था क्या, जहांगीर नामा, जहांगीर नामा। और बाबर भी अपनी आत्मकथा लिखा था, बाबरनामा, है ना, बाबरनामा। तो अब रही बात क्या है कि दोनों ये आत्मकथा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, आत्मकथा अपनी फारसी भाषा में लिखा था। तो जहांगीर जो है ये फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, ये फारसी भाषा में लिखा था, जबकि बाबर जो है बाबरनामा ये लिखा था
तुर्की भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ठीक है। जहांगीर हो गया ये। और इसी तरह देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जहांगीर नामा के लेखक कौन है, तो जहांगीर है। बाबर नामा के लेखक कौन हो गया, तो बाबर हो गया, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपको हुमायूं नामा के बारे में पूछा जाता है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। अकबर नामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। जहांगीर की बात करें तो एक प्रश्न ये याद रखना है आपको, जहांगीर ही वो व्यक्ति है जिसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अकबर की बात करें तो मनसबदारी प्रथा इसने शुरू किया था, 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था, अमरकोट पाकिस्तान में, ठीक है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बना था, ठीक है। औरंगजेब किसकी हत्या करवाया था, तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। बाबर है मुगल वंश का ये संस्थापक था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर एक मकबरा है काबुल में, है ना, काबुल में है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, तो बंगाल का नवाब का जो प्रथम नवाब कौन था मालूम, बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान पहला नवाब था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। और मुर्शिद कुली खान का कार्यकाल था 1717 से 1727 तक था, मुर्शिद कुली खान का, ठीक है। इसके बाद आया था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का काल था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन है ना, सुजाउद्दीन आप लिख लीजिएगा, सुजाउद्दीन। इसका कार्यकाल था 1727 से 1739 तक, ठीक है। इसके बाद आया था अलीवर्दी खान, है ना, ये वाला अलीवर्दी खान, इसका कार्यकाल था 1740 से 56 तक। इसके बाद आया था सिराजुद्दौला, ठीक है। और इसके बाद आया था सिराजुद्दौला का कार्यकाल था 1756 से 1760। और फिर आया था मीर जाफ़र 1760 से 1763 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आना चाहिए क्या, मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान हो गया। और इसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद आया था सुजाउद्दीन, तो सुजाउद्दीन तो है ही नहीं। और सुजाउद्दीन के बाद कौन आया था, तो अलीवर्दी खान, तो अलीवर्दी खान यहाँ पर है, ठीक है। अलीवर्दी खान के बाद आया था ना कौन, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान जो कि 1740 से 1756 था, फिर 1756 से सिराजुद्दौला आया था 1760 तक, जो कि सिराजुद्दौला जो कि 1757 से भी रिलेट करके रख सकते हैं। प्लासी का युद्ध ये इसी के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुर्शिद कुली खान, इसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था कि अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराजुद्दौला, ये भी याद रखना है अलग से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक, तो ये याद रखना है। और बात करते हैं यहाँ पर मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान की बात कर लेते हैं। तो ये जो अपनी राजधानी है ना ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ये स्थापित किया था, ठीक है। और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला, ठीक है। और सिराजुद्दौला के जो 1757 का युद्ध हुआ था, मतलब प्लासी का युद्ध, ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन, रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव जो है विजयी हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और इसी में आता है एक मीर कासिम, है ना, तो मीर कासिम जो है मुंगेर को राजधानी बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। ज्योतिबा राव फूले से दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। एक सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा राव फूले ने किया था 1873 में, कहाँ, पुणे में किया था। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। और इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा राव फूले है, ठीक है। ये याद रखना है। भीमराव अंबेडकर से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं हमेशा, जैसे भीमराव अंबेडकर, ये भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भीमराव अंबेडकर ही। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल और 1891 में हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, कहाँ, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और 14 अप्रैल से ही इनका एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनकी पुस्तक है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, जाति प्रथा का विनाश। पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर ही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्थापना किसने किया था, तो इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत के लेखक कौन है, पत्रिका का लेखक भी ये भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, कब, तो 1932 में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और रही बात
ये हो गया आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलकाता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो क्या घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया था स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 1906 में जो अध्यक्ष कौन था, तो दादा भाई नेहरू जी थे, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। ये जो अधिवेशन है ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में ये बॉम्बे में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अध्यक्ष थे कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछे पहली जो मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी है ना, पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, और पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बिसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। और भी डिटेल आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको बताते रहते हैं, जैसे कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1912 में हुआ था। कहाँ, पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। 1912 में पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था, कहाँ, गया में हुआ था, ठीक है। पटना वाले के अध्यक्ष कौन थे, आर्यन मातुलकर, और 1922 में जो हुआ था वो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक। नेक्स्ट है 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है ना। 1939 में किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1939 से सुभाष चंद्र बोस का भी नाता है, कैसे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, और 1939 के लगातार है ना, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। और 1939 के ही त्रिपुरी अधिवेशन में ये गांधी जी का जो साथी था पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में फिर कांग्रेस का अध्यक्ष का पद त्याग करके ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये भारत का लौह पुरुष या तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब, 1928 में। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसलिए बारदौली की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। बाकी चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में याद रखना है क्या, नवजीवन और हिंद स्वराज ये सब पत्रिका, इस पुस्तक के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, गांधी जी, ये सब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, तो अशोक के अभिलेख में अब प्रयुक्त जो हुई है ना वो तीनों लिपि हुई थी। कौन कौन, ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरामाइक, तीनों लिपि का यूज किया गया है अशोक के अभिलेख में। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि अशोक के अधिकतर अभिलेख में यानी कि सबसे ज़्यादा किस लिपि का उपयोग हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि का यूज हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। अशोक की बात करें तो ये कौन, किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का ये शासक था, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। यानी कि अशोक है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया, ठीक है। अब बिंदुसार अशोक का पिता हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अशोक की बात करें तो अशोक का जन्म ये पाटलिपुत्र में इनका हुआ था। और इसके अभिलेख से भी जैसे पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, तो 13वें शिलालेख या तो अभिलेख में है, जो कि 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। और कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और सभी चीज़ें छोड़ दिया था, ठीक है। और अशोक की बात करें तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। धामे का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। गया में जो महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। केसरिया स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ जो है अशोक का ये, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था, तो बौद्ध कला का महान केंद्र जैसे नागार्जुन कुंड भी था और अमरावती था। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कड़फिसेस था, है ना, कुजुल कड़फिसेस। और कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था एक कनिष्क, है ना। कनिष्क के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कनिष्क जो है
शक संवत किसने जारी किया था? शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही चलाया था और शक संवत पर ही अपना भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ये आधारित है। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था? तो कनिष्क ने ही किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, कनिष्क ने ही किया था। और कनिष्क से ये पूछा जाता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? तो वो भी कनिष्क के दरबार में रहता था। इसको याद रखना, एक शब्द अचानक है ना, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है। कैलाशनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो कैलाशनाथ मंदिर आपको मिलेगा कहाँ? तो कांचीपुरम है ना, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर होता है। और होयसल मंदिर, ये होयसल मंदिर है आपको हलेबीड में है ना, ये कर्नाटक में ही पड़ता है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। गोमतेश्वर मंदिर ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है गोमतेश्वर मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 का 4 हो गया ना, 1 का 2 है ना, कांचीपुरम। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1 है ना, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था है ना। ये जो मोहम्मद बिन शाम है ना, इसको मोहम्मद गौरी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और चंदावर का युद्ध जो है ये, इसमें विजयी कौन रहा था मालूम? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। ठीक है, और ये जयचंद ये हार गया था। ठीक है, इसी प्रकार मोहम्मद गौरी का 2 युद्ध और यहाँ पर याद रखना, 1191 में एक हुआ था और एक हुआ था 1192 में। ठीक है, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध और 92 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। तो प्रथम युद्ध और ये किसके बीच हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध जो है दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है। अभी जो मंदसौर अभिलेख है ये डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये अभिलेख किससे संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख ये यशोवर्मन से संबंधित है ना, किस शासक से संबंधित है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, यशोवर्मन। भीतरी अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से? तो रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, समुद्रगुप्त से ये संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, इसको याद ऐसे रख लेना है। प्रयाग में क्या, प्रयाग से एक जैसे एक आता है ना कि एक प्रयाग यानी कि पानी के बोध होता है ना, प्रयाग से यानी पानी पानी, समुद्र में भी पानी पानी, इसको रिलेट कर लिए याद रहेगा। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से। ठीक है, और ये प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है ये भी पूछा जाता है। तो इसका समुद्रगुप्त का एक था कवि था हरिसेन है ना, हरिसेन इसका लेखक था। ठीक है, और एक आता है क्या, एहोल। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? तो एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। इसको याद कैसे रखना है? एहोल पुलकेशिन यानी कि एक होल है किसमें? पुल में। ठीक है, तो ये याद रहेगा, एहोल पुल है ना, एक होल है पुल में, यानी एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। रही बात यहाँ पर रेशम आया, तो रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था? सूर्यास्त नियम का संबंध किससे था? ये था इस्तमरारी। किससे था? तो इस्तमरारी से ये संबंधित था। ठीक है, देखिए इस्तमरारी जिसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो वही इसे सूर्यास्त नियम भी इसे कहा गया था। ठीक है, तो ये इस्तमरारी हो जाएगा यानी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आपसे क्या, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक था कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त, इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला आएगा स्थानीय स्वशासन। तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस और स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो वो है रिपन। ठीक है, तो आपको याद रहे, आप भूले नहीं, तो ऐसे याद रखना है। देखिए अस्थाई बंदोबस्त बालिस यानी कॉर्नवालिस, और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब यहीं पर है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है?
तो होल्ट मैकेंजी है। कौन है? होल्ट मैकेंजी। और रैयतवाड़ी का पूछेगा तो थॉमस मुनरो, जिसने 1820 में ये लागू किया था, है ना। कौन है? थॉमस मुनरो। ठीक है, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है। ठीक है, रैयतवाड़ी का हो गया। एक बार फिर समझिए, देखिए, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन रिपन, महालबाड़ी लॉर्ड होल्ट मैकेंजी और रैयतवाड़ी है थॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कि फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ये सही है। दूसरा क्या है? असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कामगारों ने भाग नहीं लिया था, ये गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में ये सब भाग लिए थे ना, किसान, श्रमिक और कारीगरों ने भाग लिया था। ठीक है, और बाकी GD बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, ये भी सही है। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और रही बात क्या, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है इसको, है ना, कि असहयोग आंदोलन ने किस घटना के कारण वापस ले गया था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण ये वापस ले लिया गया था। ठीक है, 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट है 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 1896 या तो 1897 भी कहीं मिलता है, तो ध्यान रखना है। तो 1896 में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना था। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर ए ही हो गया। ठीक, और रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है क्या क्या। तो स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? तो 1893 में। ठीक है, याद रखना है, या तो इसको उल्टा के भी पूछ लिया जाता है कि 1893 का जो अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें कौन शामिल हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद ये शामिल हुए थे। ठीक है, और 1893 में ये हो गया। 1897 में याद रखना, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण जो परमहंस है, इस विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक, तो ये याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। और स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस पर एक क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? अंटार्कटिका महाद्वीप को, तो इसका नाम क्या है? दक्षिणी महासागर। इसका करेक्ट आंसर है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या तो वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी क्या है? विन्सन मॉसिफ, है ना। विन्सन पर्वत जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, विन्सन पर्वत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो हो सकती है कौन? तो बदलता दो ही है, जैसे कि एक आग्नेय चट्टान और एक अपसादी चट्टान, ये किस में? रूपांतरित चट्टान में बदलेगा। ठीक है, ये आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान। तो यानी पर आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो है ना, चट्टान 3 प्रकार का होता है, जैसे आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? सागरीय जल की लवणता में क्या होता है? नमक होता है ना। तो इसका आंसर हो गया सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। ठीक है, तो NaCl का योगदान होता है। सर्वाधिक लवणता वाला पूछे विश्व का सबसे सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो वॉन झील है ना। कहाँ है? टर्की में, वॉन झील। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है तो ये बृहद ज्वार आता है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के समकोण बनाते हैं, पृथ्वी पर समकोण बनाता है ना। जैसे ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा और ये पृथ्वी के साथ समकोण बनाता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा कब? लघु ज्वार की स्थिति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? प्रेरी घास। प्रेरी घास का मैदान ये कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरी घास का मैदान हो गया अमेरिका में। इसी तरह घास का मैदान पूछा जाता है, जिससे पूछेगा क्या? बेल्ड। ये घास के मैदान कहाँ का है? तो बेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका की घास का मैदान का नाम है। पंपास जो है अर्जेंटीना की घास का मैदान का नाम है पंपास। ऑस्ट्रेलिया की घास का मैदान का नाम क्या है? डाउन्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना, डाउन्स। ठीक है,
और पटाना ये क्या है, तो पटाना ये श्रीलंका के घास का मैदान है पटाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो म्यांमार की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो देखिए इसमें म्यांमार की सीमा जो है ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है, जो कि आप याद भी किए होंगे, अरुणा मामी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड है, यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, यहाँ ऑप्शन में जो दिया है मिजोरम और मणिपुर है ना, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है, ये है, ये दोनों करेगा 4 और 5। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना, बी में हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। 4 राज्य जो कि म्यांमार से सीमा साझा करती, याद रखना है, इसको याद ऐसे रख लेना, ठीक है। देखिए अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मामी से हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करती है। म्यांमार से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, याद रखना है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नई पेताब है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, कयात है ना। म्यांमार के पुराना नाम क्या था, बर्मी, ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है बर्मा है ना, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा और म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है। पहला क्या, पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती, ये सही है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो कि श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ये गलत है, क्योंकि ये जो कोलंबो है ना समुद्रीय पतन, ये श्रीलंका के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय या तो महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है, तो ये तो हालांकि मेघालय में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा कि इस विभाजन का आधार क्या है, तो इस विभाजन का आधार है जनजातियाँ है ना, क्योंकि ये जो गारो, खासी, जयंतियाँ ये जनजाति भी है और इसका पहाड़ का नाम भी दिया गया, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ है, मेघालय में। गारो, खासी पूछे जयंतिया जनजाति कहाँ है, तो वो भी कहाँ हो जाएगा आंसर, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। कुछ जनजातियाँ प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि भूटिया जनजाति है ना, भूटिया जनजाति ये कहाँ पाया जाता है, भूटिया या तो लेप्चा एक जनजाति है ना, भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ, सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। बोडो जनजाति ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, बोडो जनजाति ये असम में पाया जाता है, ठीक है। गरासिया जनजाति पूछेगा अधिकतर किस राज्य में इसकी अधिकता है, तो गरासिया जनजाति कहाँ है, राजस्थान में। एक है सहारिया जनजाति, ये भी कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग है ना, कहाँ, चेमायुंगडुंग हिमनद से, तो यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपर्युक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में स्थित है, तो ये जो चेमायुंगडुंग है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों नदी यहाँ से ही निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, लेकिन सबका अलग अलग जगह का नाम है। तो ये ब्रह्मपुत्र जो है चेमायुंगडुंग से हिमनद से निकलती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी की और बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ, ये पूछा जाता है आपसे। बिहार SSCGL और NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश वाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बांग्लादेश में किस नाम से, तो जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो दिहांग कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, दिहांग कहा जाता है, ठीक। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई आपको बताया था क्या, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बात कर लेते हैं, तो दिबांग, लोहित और धनसिरी, कामेंग और सुबनसिरी है ना, सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। एक बार फिर समझिए, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कामेंग और सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की
सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की और बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये किस नदी पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम है ना, ये वाला एरिया जो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, ये याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है कब देख पाता है? तो जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए, यानी कि वस्तु पर पड़ेगा फिर आपकी आँखों पर आएगा, तभी आप वस्तु उसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अंतः श्वसित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी आप जो ग्रहण करते हैं कितना और इसको बाहर कितना छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको ग्रहण करते हैं आप 21% है ना, अंतः श्वसित वायु जो है ये 21% है, और उच्छ्वासित वायु में जो ऑक्सीजन है वो कितना? 16.4% है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, देखिए मनुष्य जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब पौधों में क्या होता है? पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय से संबंधित कौन होता है? तो ईसीजी होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, ईसीजी होता है। और ये पूछे कि हृदय से जो मस्तिष्क के संबंधित वो जांच है ये ईईजी होता है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये होता है मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, और ये हृदय से संबंधित है ईसीजी। ठीक, ये याद रखना है। स्टेथोस्कोप से क्या होता है? स्टेथोस्कोप जो है शरीर के अंदर की आवाज़ों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर का प्रयोग हृदय ताल को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो सही क्रम क्या है? तो देखिए घास को कीट उसका भक्षण कर लेता है, खा लेता है, और कीट को मेढक खा लेता है, और मेढक को सांप खा लेता है, और सांप को गरुड़ खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही क्रम है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है ये वाला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की सही बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रश्न यहाँ पर है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत हस्तांतरित होता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का मात्र 10% हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ऊर्जा का 10% किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। किसने? ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, कोड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो विटामिन डी जो है, कोड लीवर तेल जो है, निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो आपको मालूम है कि ये मछली से प्राप्त किया जाता है ना। तो मछली देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो मछली आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मछली, इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्या मछली कितना हृदय होता है मछली में? तो ये 2 हृदय होता है, 2 कक्ष होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब रही बात क्या विटामिन से पूछा था आपको, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो विटामिन के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया था? कासिमिर फंक ने किया था 1912 में। सभी विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मुख्य विटामिन है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इसको याद रखना है। इसका रेटिनोल नाम है, बी का क्या है? थायमिन, और सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का क्या है? कैल्सीफेरोल, और ई का क्या है? टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। ठीक है, एक लाइन याद रखना, आपको याद रहेगा हमेशा, रथ पर एक टॉफ़ी, पर को साइलेंट रखना है ना, रथ एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। इससे रथ से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल और थायमिन, एक से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल, है ना। तो कैल्सीफेरोल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, और टॉफ़ी लास्ट में क्या? टॉफ़ी, यानी ई और के। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो आपको दिमाग में रहेगा ना, रथ पर एक टॉफ़ी, लास्ट में टॉफ़ी है तो टॉफ़ी टो हो जाएगा ना, टोकोफेरोल, और फी लास्ट में फिलोक्विनिन हो जाएगा के का। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे तो 1-2 बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो रथ पर एक टॉफ़ी हो गया,
ये विटामिनों का रासायनिक नाम हो गया, है ना। और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, अस्कर्बी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, और बात करते हैं नपुंसकता जो है जनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होता है, और रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इसमें आविष्कार और आविष्कारक कर्ता। तो किण्वन का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। किण्वन का आविष्कार किया था लुई पास्चर ने, ठीक है। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, है ना। सी का 2 हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर जो कि टीकाकरण का सबसे पहले खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे पहले किस टीका का आविष्कार हुआ था, यही चेचक के टीके का ही किया था ना, एडवर्ड जेनर ने। और बेसिलस एंथ्रेसिस ये क्या है, रॉबर्ट कोच ने, है ना। रॉबर्ट कोच, ये कि टीबी का बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। तो किण्वन से यहाँ पर हो गया क्या, लुई पास्चर, यानी कि एक लुई पास्चर से आता है ना, रेबीज का टीका की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर किण्वन का है लुई पास्चर। किण्वन से समझते हैं क्या, जैसे कि दूध से दही बनने में कौन सी प्रक्रिया यूज होता है, तो किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये लुई पास्चर ने ही किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में, यानी कि जो कपड़ा पहनता है, पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो ये परत होता है मेलामाइन का, है ना। याद रखना मेलामाइन का ये परत होता है, ठीक है। और जब बर्तनों में जो उसमें चिपचिपाहट को नहीं हो, या तो बर्तनों पे दाग लगने से किसका परत चढ़ाया जाता है, टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। आग बुझाने में बात करें कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जो वायुमंडल में कितना 0.03% है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जो है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है वो भूपर्पटी है, ठीक है। भूपर्पटी जो ऊपर का जो भाग होता है भूपर्पटी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है या तो गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी में पूछे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और मानव शरीर में पूछे सबसे ज़्यादा तो वो भी ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो वो जो मोटाई में वृद्धि होता है पौधे के, वो होगा किसके कारण, तो ये होता है पार्श्व विभज्योतक के कारण, ठीक है। पार्श्व विभज्योतक अथवा केबियम के कारण होता है, ठीक है। यानी कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है, ठीक है। और ये शीर्षस्थ विभज्योतक क्या हो जाएगा, ये ऊपर में है ना, ऊपर शीर्ष में ये वृद्धि होगा शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और अंतर्विष्ट विभज्योतक में, यानी कि जो तना और में जो वृद्धि होती है, तो उसमें हो जाएगा अंतर्वृष्ट विभज्योतक के कारण होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा पौधों में अगर बात कर लें 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण का, तो पौधों में जल का वहन कौन करता है, जल का वहन करता है जाइलम, ठीक है। कौन करता है, जाइलम। और भोजन का वहन कौन करता है, तो भोजन का वहन करता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। इसको कैसे याद रखना है, जल जाइलम, जल जाइलम आपको हमेशा याद रहेगा। भूल भी जाएंगे तो ऑप्शन देके तुरंत आ जाएगा याद। जल का वहन करता है जाइलम, जल जाइलम। अब भोजन यानी कि फूड, भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। फूड को कौन करता है, फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम। तो भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम उत्तक करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, देखिए धीरे धीरे आपको सभी चीज़ बताएंगे, ठीक है। अब एक ही आप जब इस चैनल पर बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको अलग अलग जैसे आते जाएगा सेट, उसमें बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पर और भी 2-3-4 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे कि पौधों में जो कि दृढ़ता या मजबूती कौन प्रदान करता है, कौन सा उत्तक है, तो वो स्क्लेरेंकाइमा है। और पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो कोलेंकाइमा जो कि पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। पेरेंकाइमा एक है, पेरेंकाइमा उत्तक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है पेरेंकाइमा उत्तक, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको और भी जो भी महत्वपूर्ण है हर एक प्रश्न का, यानी कि आप इस चैनल पर बने रहिए, 1 महीने में बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी आपको, ठीक है। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताते हैं कि आपकी बेहतर शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। हर एग्जाम में आप जीके जीएस और करेंट अफेयर में बेहतर करिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है। तो रबी में एक चीज़ याद रखना है, रबी में गेहूँ, ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, रबी में क्या है गेहूँ और खरीफ में धान। धान किस में आता है खरीफ में, रबी में आ गया गेहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सही युग्म नहीं है, तो गेहूँ हो गया, रबी ये धान हो गया, ये सही है, ठीक है। ये भी सरसों और अरहर ये सही है, अलसी और मक्का ये सही है, ये उड़द और सोयाबीन ये जायद फसल में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हो गया, उड़द और सोयाबीन जो जायद फसल का ये है, ठीक। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो जल की कठोरता के लिए जो उत्तरदायी है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, है ना। छोटी आंत को ही बोलते हैं क्षुद्रांत, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोला जाता है, ठीक है। आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग है। अच्छा, सब पूछा जाता है ना कि जो भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अंतिम पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होता है ना। वो होता है ड्यूडेनम, है ना, ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 भाग होता है, ठीक। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको इस चैनल पर बने होंगे तो आपको याद करवाए थे कैसे, देखिए एक होता है हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है मालूम, संलयन और विखंडन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है संलयन और विखंडन में अंतर होता है। इसको अंतर को जो कन्फ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, देखिए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यानी कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और सूर्य से जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य से ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया विखंडन वाला, ठीक है। तो हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाना गैस या तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। तो वहीं से रिलेट कर लेना है, सूर्य में ज़्यादा हाइड्रोजन है, सूर्य से ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, इसलिए हाइड्रोजन बम भी संलयन होगा, ठीक है। और ये होगा नियंत्रित, है ना। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नियंत्रित होता है और परमाणु बम जो होता है वो अनियंत्रित होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम यहाँ पर अनियंत्रित होगा ना, हाइड्रोजन बम, हाँ हाइड्रोजन बम होगा अनियंत्रित होता है, ठीक है। और परमाणु बम जो होता है वो नियंत्रित होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो हो जाएगा अनियंत्रित संलयन होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाइड्रोजन बम वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इसलिए अनियंत्रित होता है, परमाणु बम उससे कम खतरनाक होता है इसलिए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये एस ब्लॉक के तत्व है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम से एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्या मालूम, कि जो अष्टक नियम है वो किस तत्व तक आकर ये उसका काम किया था, किस तत्व तक ये सही पाया गया, तो कैल्शियम तक, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें तो प्रश्न याद रखना क्या, जो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होता है। तो जो भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और जो ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होगा वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, त्याग होता है, ठीक है। और अवकरण जो होता है, अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व का आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें मनुष्य के शरीर में जो पाया जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में मैग्नीशियम, इससे ज़्यादा सोडियम, इससे ज़्यादा कैल्शियम और उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा कार्बन, और सबसे ज़्यादा पूछे कौन है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, क्या, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो भी याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और पूछा है क्या, कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कंकाल पेशियाँ, ये अनैच्छिक पेशियाँ है क्या, कंकाल नहीं। देखिए अनैच्छिक पेशियाँ और ऐच्छिक पेशियाँ में क्या होता है, अनैच्छिक पेशियाँ जो इच्छा बिना आपकी इच्छा के हो, है ना, तो वो अनैच्छिक पेशियाँ हो गया। जैसे कि हाथ को आप मोड़ते हैं, ठीक है, कंकाल भी हाथ आ गया, जैसे पैर आ गया, ये कंकाल हड्डी से, तो ये मोड़ते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है। और जो अनैच्छिक होता है, जैसे कि हृदय का धड़कना, ये क्या अनैच्छिक, आँखों का जो पलक झपकना वो क्या अनैच्छिक होता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया में वो आता है, ठीक है। तो कंकाल पेशियाँ जो है, कंकाल पेशियाँ ये आ गया ऐच्छिक पेशियों में आएगा, ठीक है। तो ये गलत है। अंतरंग पेशियाँ, ये अंतरंग जो होता है जैसे हृदय का धड़कना वगैरह होता है, ये होता है अनैच्छिक में होता है, यहाँ पर ऐच्छिक दिया, ये गलत है। हृदय पेशियाँ ये क्या हो जाएगा, ये अनैच्छिक में हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर होता है, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बात करें क्या प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, है ना, याद रखना है प्रतिरोध, यहाँ दो प्रश्न है कन्फ्यूजन वाला है इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। बिहार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। कई लोग ओम भी टिक कर दिए थे, इसलिए ध्यान रखना है प्रतिरोध का ओम, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। प्रतिरोध छोटा शब्द है तो ओम, अब प्रतिरोधकता जैसे बड़ा हुआ तो ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। एक बार याद कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगा और पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सबसे तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम में होता है गामा किरण, ठीक है। पहले गामा किरण लिखिएगा, इससे बढ़ते क्रम में इससे में आएगा फिर एक्स किरण, ठीक है, एक्स रे, और फिर आएगा पराबैंगनी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा सारा चीज़ें, पराबैंगनी, और इससे ज़्यादा है किसका, दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का, और इससे ज़्यादा है फिर अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, इससे ज़्यादा फिर माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, माइक्रोवेव, और इससे ज़्यादा है आपको फिर रेडियो तरंग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया हुआ गामा किरण सबसे कम में पहले होगा, ठीक है, गामा किरण सबसे कम, तो जैसे गामा किरण सबसे कम होगा तो ये सारे आंसर कट जाएगा, ठीक है। गामा किरण से के बाद आएगा फिर एक्स किरण, उसके बाद है पराबैंगनी किरण, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं, दृश्य किरण दिया हुआ नहीं, तो अवरक्त किरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर अवरक्त किरण हो गया, उसके बाद सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा रेडियो तरंग का, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है यहाँ पर रेडियो तरंग का, ठीक है। ये पूछेगा कि भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है, तो गामा किरण का होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है। देखिए, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, ठीक है, और ये दोनों में 4 प्रकार के क्षार जो है उपस्थित रहता है, ठीक है। तो डीएनए में जो होता है, डीएनए में कौन कौन सा होता है, एक ग्वानिन होता है, मतलब एडेनिन, है ना, एडेनिन जो होता है ये एडेनिन, और गुआनिन और थाइमिन, है ना, टी थाइमिन, और होता है एक साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। तो 4 हुआ डीएनए में, डीएनए में क्या क्या हुआ, देखिए, एक होता है एडेनिन डीएनए में पाया जाता है, और जैसे एजीटीसी याद रखना है, ठीक है, एजीटीसी में क्या होगा एडेनिन, जिसे गुआनिन, गुआनिन होता है जो ऑप्शन में नहीं है, गुआनिन होता है, और फिर होता है थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये वाला यूरेसिल नहीं होता है डीएनए में, यूरेसिल किस में आता है, आरएनए में, आरएनए में कौन सा आता है, देखिए इसमें भी जो है एडेनिन ये आता है, गुआनिन आता है, और साइटोसिन आता है, और ये जो यूरेसिल आ जाता है ना, यूरेसिल आ जाता है, जो थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है, यू, है ना, AgCu यहाँ, है ना, AgCu, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और यूरेसिल, यानी कि थाइमिन, इसमें आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, और डीएनए में क्या यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा, ठीक है, डीएनए और आरएनए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारों पर मुड़ जाता है, इस प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है ना, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि बाल्टी में रखी छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, और सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, और जो तारों का टिमटिमाना होता है वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। याद ऐसे रखना है, तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अपवर्तन के कारण, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। और प्रकाश का परावर्तन के कारण जो प्रतिध्वनि होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। और प्रकाश के जो परिकिरणन के कारण जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल रंग होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार
प्रकाश की प्रकृति क्या है, ये ना तो कण के समान है और ना ही तरंग के समान है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, प्रकाश कौन सा तरंग है पूछे तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और ध्वनि जबकि अनुदैर्ध्य तरंग है। दोनों याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे याद रखना है, देखिए प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था, ठीक है, ये याद रखना है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और जबकि ध्वनि क्या है, निर्वात में गमन ही नहीं करता है, ठीक है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई थी, तो ये मनाया गया था किसका, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिस्र के साथ हुआ था ना, किसके साथ, भारत और मिस्र के साथ ये साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिहार पुलिस जो अभी लाटेस्ट हुआ था आपका 2024 में, उसमें भी पूछा गया था, इसलिए आपको इस चैनल पर आपको सैन्य अभ्यास से आपको चीज़ें बताए हुए हैं, ठीक है, और आगे भी बताएंगे आपको। तो सैन्य अभ्यास से चीज़ें हैं सभी आपको याद रख लेना है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाएगा था आपसे। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में, शिवपुरी जिले में स्थित है ये, यानी कि मार्च 2025 में से टाइगर रिजर्व यानी कि सबसे लाटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है ये यही है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में शुरू हुआ था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में, है ना, ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए ये सेट जब टेस्ट लगा लीजिए ना, आपको पूरी तरह से आपकी एग्जाम की बेहतर तैयारी हो जाएगी। इसमें पूरी अपडेटेड चीज़ें हैं ना, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन लग सकता है ना। जैसे करंट अफेयर भी देखिए 2025 का दिया हुआ है सारा चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था, तो ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ था। वक्फ संशोधन विधेयक जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध भी किया था, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था 17 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे, तो इसमें लिपुलेख है ना, लिपुलेख दर्रा का उपयोग करेंगे, ठीक है। लिपुलेख दर्रा है कहाँ, तो ये दर्रा है उत्तराखंड में। यहाँ से दो दर्रा याद रखना पूछा जाता है, तो एक है नीति दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा। तो इसको याद रखना क्या, नीति माना लिपुलेख, नीति माना लिपुलेख, ये क्या है उत्तराखंड में, ठीक है। नाथुला दर्रा ये कहाँ है, तो सिक्किम में। याद कैसे रखना है, नाजय सिक्किम, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, दो दर्रा याद रहेगा, नाथुला और जेलेपला, ये भी दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। तो नाजय सिक्किम यानी कि नाथुला जेलेपला सिक्किम में, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में ना, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से तीन दर्रा हिमाचल प्रदेश में याद रखना है, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, ये तीन दर्रा हिमाचल प्रदेश में याद रखना। सराब है ना, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है, तो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन, है ना, अनंता नागेश्वरन है। नेक्स्ट है बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, तो टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना जो है ये 50,000 है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है
इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा? 22 जनवरी को क्या शुरू हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी 2015 में शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुआ था योजना? ये 2018 में हुआ था, रांची से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुआ कब? 2014 में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की अभियान की शुरुआत ये भी 2014 में हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 का जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब करेंट अफेयर की दृष्टि से, तो याद रखना ये बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो नरेंद्र सिंह कपानी है ऑप्टिकल फाइबर के जनक है, आविष्कारक है। टिम बर्नर्स-ली ने किसका आविष्कार किया था? तो WWW का आविष्कार पूछे किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTTP का आविष्कार जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। याद रखना ये तीनों का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और रही बात चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। 2 वर्णों का मेल संधि होता है, और 2 शब्दों का मेल पूछेगा तो समास कहलाएगा। नेक्स्ट है आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में आपको अव्ययी भाव समास है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध ये लड़ा गया था कब? तो 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918 तक हुआ था। यहाँ से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाएगा, याद रखना है कि पहला विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, और दूसरा विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 में क्या लघु पथन के समय क्या होता है? लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड की से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रहा था? नकारात्मक रहा था नागालैंड में, ठीक। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? तो हरित क्रांति का प्रभाव ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। हरित क्रांति का संबंध किससे? तो ये खाद्यान्न से यानी कृषि से संबंधित है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है, जिसे भारत रत्न भी 2024 में दिया गया। श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो वो कौन है? वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट है श्रम बाल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो श्रम बाल एक अनुच्छेद था ना, अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो श्रम बाल में क्या आ जाएगा? श्रम बल में आ जाएगा 15 से, है ना, 15 से 59 वर्ष तक के आता है, ठीक है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों का घटते क्रम लगाइए। तो घटते क्रम में देखिए, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें होगा पहले कृषि क्षेत्र, फिर विनिर्माण और सेवा, है ना, घटते क्षेत्र में। यहाँ 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन ए और कारण आर दिया हुआ क्या? भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, ये गलत है, क्योंकि भारत की जो नई आर्थिक नीति घोषणा 1991 में किया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन ए, कथन है। और वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, तो ये सही है ना, यानी कि ए गलत आर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए गलत और आर सही है, ठीक है। यहाँ पर 2 अति महत्वपूर्ण शब्द आया, क्या क्या? एक विश्व बैंक है और एक है IMF। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना 1944 में हुआ था। किस सम्मेलन के तहत हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष करंट अफेयर में याद रखना पूछा जाता है अजय पाल सिंह बंगा है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन ये किस वर्ष हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन गठन 1995 में हुआ था। इसका पहले नाम क्या था? गेट, है ना, GATT, ठीक है। और इसको विश्व व्यापार संगठन फिर इसका नाम रखा गया 1995 में इसका गठन हुआ था। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। इसका भी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। जैसे WTO का मुख्यालय जेनेवा हो गया, ये मुख्यालय पूछा जाता है। WHO का मुख्यालय भी पूछे वो भी जेनेवा हो जाएगा। ILO का मुख्यालय पूछे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसका भी मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। ये सभी चीज़ें का, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सबका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनाइन, यानी कि जो फेमिनाइन है ना, नारी, उसका मतलब कि फेमिनाइन करना, फीमेल में हॉर्स का क्या रूप होगा। तो हॉर्स को जैसे घोड़ा हो गया तो मेयर मतलब घोड़ी है ना, उसका स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है फेमिनाइन, तो क्या जाएगा घोड़ी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपसे पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें कौन है, तो यहाँ पर डार्कनेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन द नॉट पॉपुलर पुलरल है ना, पुलरल यानी कि बहुवचन संग, इसमें जो कौन शब्द नहीं है, तो देखिए बेबीज ये क्या बहुवचन है, सिटीज बहुवचन है, बोट्स बहुवचन है, ये न्यूक्लियस क्या है बहुवचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कवि प्रिया के रचनाकार है, तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन है ना, कवि प्रिया के रचनाकार पूछा कौन है, तो कवि प्रिया के रचनाकार हो जाएगा कौन, केशव राम है ना। कवि प्रिया के रचनाकार है केशव राम है, ठीक है। बिहारी लाल से क्वेश्चन याद रखना है आपको, क्या बिहारी सतसई के लेखक कौन है, तो बिहारी लाल है। मलिक मोहम्मद जायसी से एक प्रश्न याद रखना, क्या पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो महिलाओं को दिया जाता है उबेर कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ दो सूत्र यहाँ पर याद रखना होगा आपको। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक है, एक ये, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो 6 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ए क्यू यानी घन का आयतन दिया हुआ कितना 1728, ठीक है। ये करिएगा ए क्यू यानी घन मूल करिएगा 1728 का, तो ए का मान क्या आएगा 12, ठीक है, यानी कि 12 का क्यू करने पर 1728 आता है, यानी कि भुजा का मान आ गया आपको 12, ठीक है। अब यहाँ ए का मान 12 आ गया तो इसमें बैठा दीजिए 6 गुना 12 स्क्वायर यानी 144। अब 6 गुना 144 करेंगे, 6 × 24, लास्ट में कितना रहा 4, 6 × 24 के 4 और बाकी 2, 6 × 24 और 2 26 है ना, और बाकी फिर 2 और 6 × 6 2 8, 864। यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे बना लेना। दो फॉर्मूला आपको याद रखना था, क्या घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है और लाभ 6 गुना हो जाता है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसको मान लेते क्या, मान लेते हैं क्रय मूल्य इसका 100 रुपया है, ठीक है, और इसको विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना यानी कि विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, अच्छा क्रय मूल्य अगर है 100 रुपया, ठीक है, और विक्रय मूल्य 100 रुपया, तो लाभ क्या हो जाएगा है ना, ये जो लाभ होगा ये क्या होगा x यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया, ठीक। अब क्या बोला कि विक्रय मूल्य 4 गुना कर देते 4 गुना, ये 4x कर दिए, ये विक्रय मूल्य हो गया 4 गुना। तो अब क्या होगा, जैसे कि 4 गुना जैसे किए तो अब लाभ क्या होगा है ना, विक्रय मूल्य 4 गुना, क्रय मूल्य के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो क्रय मूल्य यही रहेगा। तो अब लाभ क्या होगा, तो 4x माइनस 100 है ना, ये लाभ हो गया, ठीक है। अब बोला क्या कि लाभ 6 गुना हो जाता है, तो ये जो लाभ हुआ ना कितना हो गया 6 गुना हो गया, तो पहले जो लाभ था उससे 6 गुना हो गया, यानी कि 6 गुना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर कर सकते हैं, ठीक है। 6 गुना इसको करेंगे तो दोनों बराबर कर देंगे, यानी कि देखिए 6 इसमें गुना कर दीजिए, 6 × x माइनस 100, ये 6 गुना कर दिए तो इसके बराबर हो गया 4x माइनस 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 इसको गुना करिए तो क्या होगा 6x माइनस 600 बराबर में 4x माइनस 100, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं बने क्लियर से, ठीक है। तो क्या होगा, आया था क्या 6x माइनस 600 बराबर क्या आया था 4x माइनस 100, ठीक है, यही आया था ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा धीरे धीरे। कैसे आएगा देखिए, 6x है ना, इधर 4x कर दीजिए, कितना बचा 2x, इधर 600 इधर कर देंगे, ये प्लस में जाएगा और 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 500 है ना, और ये 2 से काटिए तो x का मान क्या आ जाएगा 250 आ गया है ना। तो 250 क्या आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब बोला क्या प्रारंभिक लाभ क्या था इसका, तो प्रारंभिक लाभ क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या माने थे 100, ठीक है, 100 माने थे, लाभ क्या हो जाएगा यहाँ पर 150 है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य 250 है तो 150 लाभ हुआ। परसेंट में पूछा तो 150 कितना पर 100 पर, तो बटा 100 करिए गुना 100 कितना आएगा 150 ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 150% प्रारंभिक लाभ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक राशि पर प्राप्त
किया गया साधारण ब्याज राशि का इतना है, वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि वर्ष जो है टाइम वो भी और वार्षिक दर दोनों सेम है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए मूलधन ये है, ठीक है। अब बोला क्या साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन का समय मान के चलते हैं आर, और दर भी मान लेते हैं आर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, आर प्रतिशत हो गया, ठीक है। और ये हुआ कितना ब्याज, तो मूलधन का 25/36 हो गया, ठीक है, यही तो बोला। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, पी से ये पी कट गया, और 100 है ना, ये 100% को जो है नीचे करेंगे तो 100 आएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, ठीक है, गुना में आ जाएगा 100 ये, तो आर स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, आर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ये 25 का हो जाएगा 5, और 100 का हो जाएगा 10, अब बटे 36 का क्या हो जाएगा 6, है ना, 6 का वर्गमूल हो जाएगा। अब वो इसको क्या करेंगे, 50/6 आ गया, तो 50/6 को कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं, 25/3, अब 25/3 क्या होगा, 3 × 8 = 24, यानी 8.33% इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है a + b का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, और a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए a और b है ना सेम, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, है ना। जैसे इसको समझिए ना, इसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ प्लस और ये माइनस रहेगा 2ab, ये कट जाएगा 2ab, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसमें, और फिर इसमें भी आ रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 बार हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर हो गया, और नीचे दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला कट गया, बचा क्या 2, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 2, ठीक। नेक्स्ट है, अब इसमें a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है 2, 3, 4, अब इसका मान निकालना है, तो इसको ठीक बैठा दीजिए डायरेक्ट, है ना, जैसे a दिया हुआ है, a का मान यहाँ इसमें 2, b का 3 और c का 4 है, ठीक है, तो इसमें बैठाइए a/b, यानी कि a का मान दिया हुआ 2 बटा में b कितना है 3, और फिर b है 3, c का मान है 4, और फिर c का मान है 4, तो a का मान पूछा बटा ये है, तो a का मान 2 बटा में, ठीक है। अब इसको सीधा कर देना, आंसर आ जाएगा। सीधा कैसे करना है, नीचे का एलसीएम लेकर सब में गुना कर दीजिए, नीचे का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12 सब में गुना करिए, तो 12 इसमें गुना करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, फिर इसमें 12 गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और इसमें 12 से गुना करेंगे तो 2 चौक 12, 2 6 चौक 24, है ना, तो 8 9 24, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुक्रम 7 10 13 डैश 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 कौन सा पद 151 है, तो देखिए कौन सा पद, यानी कि मान के चलिए एनवा पद है, तो एनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, मानो एनवा पद बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d, ठीक है, तो एनवा पद दिया हुआ कितना 151 बराबर क्या लिखेंगे, a की जगह पर क्या जो फर्स्ट वाला पद है 7 प्लस n - 1, यानी निकालना कौन सा पद है ये, तो n - 1 × d, d का मान कितना डिफरेंस जो होता है 7 दिन 10 10 दिन 13, यानी 3 है डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 7 को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा n - 1 × d, और बराबर में क्या हो जाएगा 7 घटा देंगे 151 में, तो कितना होगा 144 होगा ना, 144। अब 3 से इसको काट दीजिए, ये कटेगा कितना 3 चौक 12, 3 8 24, 48 बार में। अब ये क्या n - 1 बराबर 48 आ गया, ठीक है, क्या आया n - 1 बराबर 48, तो n का मान क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो n का मान हो गया 49, ये जो पद है कौन सा है 49वां पद है ना, n का मान क्या निकल गया 49वां, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16 आदमी 15 दीवानों, है ना, 15 दीवानों नहीं बल्कि 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेगा। इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, जैसे कि मेन और जो कार्य होता है और MWH यानी आवर होता है घंटा, है ना, तो उसमें ऊपर रखते हैं जो आदमी है, जैसे कि मेन हो गया, जैसे कि 16 आदमी, ठीक है, और 15 दीवारों हैं, तो दीवारों जो है ना वो नीचे रखना है, कार्य जो है नीचे रखना है 15, और कितने दिनों में किया वो ऊपर रखना है, ठीक है, तो इतने दिनों में कर सकता है। फिर क्या बोला 20 आदमी 20 दीवारों को, तो जो काम है वो नीचे रखना है, 20 दीवारों को बोला तो ये 20 नीचे रखना है, कितने दिनों में पेंट कर सकता है, तो माने कि x दिनों में कर सकता है। अब इसको कैलकुलेट करिए, x का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा, तो कर दीजिए, नहीं 20 से 20 कट गया, अब 15 तिया 45 कट गया, अब बचा कितना x बराबर 16 तिया 48, यानी कि 48 दिनों में कर देगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है x + 1/x बराबर दिया हुआ 4,
और x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 का मान निकालना है। अब इसको भूल जाइए। अब मान के चलिए x के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना बोले तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसको क्या होता है, जब ये वाला मान x और ये नीचे वाला मान दोनों सेम हो, बराबर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये दिया हुआ था लास्ट में, जैसे कि x प्लस 1/x, तो स्क्वायर में निकालेंगे ना तो इतना स्क्वायर -2 हो जाता है, इतना स्क्वायर -2, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और -2 करेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ ये और ये समान हो गया। अब इसको एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 4 और x के पावर बटा में 1/x के पावर 4 आ जाएगा। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस इसको होल स्क्वायर -2ab, -2 किस लिए करते हैं देखिए, होता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर, जैसे ये वाला मान दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे ना तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे -2ab कर देते हैं तो ये वाला निकल जाता है ना, कि जो 2ab जो है वो कट जाता है तो ये वाला बचता है a² प्लस b² बचता है। ठीक है, तो 2ab तो ये कट जाता है ना, क्योंकि ये x बटा 1/x होता है, ये इंटू में 2ab तो ये x कट जाता है, तो ये केवल 2 माइनस होता है क्योंकि ये जब सेम रहता है तो। ठीक है, तो इसको फिर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, -2 करेंगे 194, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी इतना हो जाता है, तो मूल क्या है, मूल भिन्न क्या है। अब इसको कैसे बनाना है, तो इसको पहले ये लिख दीजिए सिंपल, 16 क्या बोला अंश, 16 अंश है, इसमें 60% वृद्धि किया तो इतना आया 16 आया। ठीक है, तो इसको पीछे कर दीजिए, तो 60% वृद्धि के 60% वृद्धि का मतलब क्या होता है 20 या 60, 20 पंचे 100, 5 बार में कटाइए तो वृद्धि किया होगा, यानी कि ये 5 में ये 3 जुड़ जाता है, यानी 8/5 से गुना किया होगा, इसको उल्टा गुना कर दीजिए, ये पहले वाला आ जाएगा 5/8। ठीक है, उसी प्रकार 63 में क्या हुआ 40% की वृद्धि हुआ, 40% का होल वैल्यू क्या होगा 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, इसको वृद्धि होता है यानी कि ये जुड़ जाता है 7/5 होल वैल्यू। ठीक है, इसको उल्टा गुना कर दीजिए यहाँ, यानी कि 5/7 से गुना कर दीजिए। अब इसको कट करिए, आंसर आ जाएगा, 8 से काटेंगे 2 बार में है ना, और ये 7 से काटेगा 9 बार में, तो और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा क्या 2/9 बचा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2/9 है ना, 2/9 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि उल्टा गुना कर देना है ना, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेगा पीछे वाला आ जाएगा। ठीक, अब यही बोलता कि दे देता, ये बोला कि इसकी वृद्धि करने पर आगे क्या होगा, तो इसको सीधा गुना करते हैं, जो था ना 20 या 60 और 20 पंचे 100, यानी कि ये वाला 8/5 सीधा गुना करते हैं तो वो वाला आ जाएगा आगे वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 5x - 10 डिग्री और बराबर में है कोट 5y + 20 डिग्री है तो x + y का मान क्या होगा। देखिए होता क्या है, 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा हो जाता है। ठीक है, 10 90 - थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है, 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। ठीक है, तो इसको जो कोट थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 90 - थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 90 - थीटा लिखेंगे ना, तो 10 और 90 - थीटा लिखेंगे, 90 - ये थीटा, यानी कि थीटा का मान ये वाला पूरा मान लेते हैं ना, तो 5y - 20 है ना, -5y - 20, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो ये वाला और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5x - 10 डिग्री है बराबर में उधर 90 - 5y - 20। और अब क्या करेंगे, ये 5y को इधर ले आइए। ठीक है, 5y को इधर ले आएंगे तो 5x, 5 को कॉमन भी ले लीजिए डायरेक्ट, तो 5 कॉमन ले लिए तब x + y हो गया, बराबर में क्या हुआ 10 को इधर करिए तो 100 है ना, ये प्लस हो जाएगा 100 और ये माइनस चला जाएगा 20, तो क्या होगा 80। अब इसको 5 से काटिए, 16 + 80, यानी x + y बराबर कितना हो गया 16, x + y बराबर 16 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा 100% प्रश्न जो होता है समाप्त। और वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट